हेलो एवरीवन, मैं हूं एस मनी सर पटना से। और आप लोगों ने कहा ना कि सर बोर्ड के लिए वो सारा शॉर्ट आंसर क्वेश्चन दीजिए ना जिससे एग्जाम में पूरा क्वेश्चन आ जाए। तो मेरे बच्चों आज देने वाला हूं, लेकिन इससे पहले जैसे मैंने लॉन्ग क्वेश्चन दिया था और वैसे ही शॉर्ट दूंगा। लेकिन एक बात बता दूं कि ऑलमोस्ट शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, वैसे तो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन बिखेर के पूछता है पूरे फिजिक्स से, लेकिन अगर आपके पास कम समय है ना और अच्छे शॉर्ट आंसर पे पकड़ करना है तो चैप्टर 1-2 जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं और चैप्टर 9-10 जिसको ऑप्टिक्स बोलते हैं, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और ऑप्टिक्स का क्वेश्चन तो जरूर बना लीजिएगा। और आज आपको वो सारा का सारा शॉर्ट आंसर क्वेश्चन दूंगा जो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। ध्यान से देखिएगा। हाँ, एक बात और, वीडियो के बीच में ना इसी शॉर्ट आंसर के आंसर से रिलेटेड आपसे एक सलाह मांगूंगा, और जो सलाह देंगे ना आप उसमें ज्यादा समय नहीं करूंगा। आज सलाह देंगे तो 24 घंटा के अंदर उस पर आपको रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा, यानी एक दिन के अंदर, क्योंकि आपके लिए समय कम है। पहले ही दिख जाएगा लेकिन 24 घंटा मैक्सिमम टाइम ले रहा हूं। तो वो सलाह मांगूंगा, जरूर बताइएगा, कहीं भी बीच में मांगूंगा। और आपको वीडियो के लास्ट में एक रिक्वेस्ट करूंगा आपसे, आपको एक सलाह मैं दूंगा और आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा कि उस सलाह को आप जरूर मानिएगा मेरे बच्चों, जिससे आपके एग्जाम में और अच्छे मार्क आ जाए। तो चलिए आते हैं क्वेश्चंस पे कि कौन कौन सा क्वेश्चन है। देखिए, सबसे पहला हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्वेश्चन करते हैं, चैप्टर 1 चैप्टर 2 का। देखिए, सबसे पहला विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से क्या समझते हैं, इसके अध्यारोपण के सिद्धांत को लिखिए और समझाएं। अब देखिए, मैंने किया है ना कि एक ही टाइप के क्वेश्चन को एक साथ मिला दिया। जैसे आपसे हो सकता है एग्जाम में पूछे कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से क्या समझते हैं, ये पूछे, या पूछे कि उसके सुपरपोजिशन का, इलेक्ट्रिक फील्ड का सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल क्या होता है। दोनों एक ही चीज है, तो दोनों को मैंने मिला दिया। देखिए, सिद्धांत, अध्यारोपण का सिद्धांत और वैद्युत क्षेत्र का तीव्रता क्या होता है, दोनों को मिला दिया है। तो ऐसे करके आपसे क्वेश्चन पूछेगा या दोनों में कोई एक पूछेगा, ये या ये, तो एक ही तरह के क्वेश्चन को मैंने मिला दिया। ठीक, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। दूसरा है वैद्युत क्षेत्र रेखाओं तथा समविभव सतह को परिभाषित करें। कभी कभी वैद्युत क्षेत्र रेखा को परिभाषित करने बोलता है, कभी कभी समविभव सतह को, और उसका प्रत्येक के दो दो गुण लिखो। ठीक है, जो मैं 80-20 रूल बताया हूं ना आप लोगों को कि वो 80% जिससे 20%, वो 20% सिलेबस जिससे 80% क्वेश्चन पूछता है, उतने के सब्जेक्टिव क्वेश्चन को कर लीजिएगा तो आपको टेंशन न लेना है मेरे बच्चों। उसका वीडियो नहीं देखे होंगे तो टेलीग्राम चैनल हम लोगों का एमिंग हाई हिंदी के नाम पे से है, उस पर जुड़ जाइएगा। मैं लिख देता हूं यहां पे एमिंग हाई नहीं, एमिंग हाई हिंदी। ठीक है, एमिंग हाई और हिंदी के नाम से हम लोगों का टेलीग्राम चैनल है, ये देखिए एमिंग हाई हिंदी, इस पे आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा। ओके, ठीक है। तो एक एमिंग हाई हिंदी के, और एक हम लोग का व्हाट्सएप नंबर भी है मेरे बच्चों। आप चाहे ना तो उस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर लीजिएगा, 9905948008। इस व्हाट्सएप नंबर को सेव करके हेलो हाय मैसेज कर लीजिएगा। कुछ पूछना होगा तो पूछेगा, व्हाट्सएप पे कॉल भी कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो पीडीएफ होगा ना वो मैं एमिंग हाई हिंदी टेलीग्राम चैनल पर ही भेजता हूं, और ये व्हाट्सएप नंबर है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये तीसरा है कि दो विद्युत बल रेखा कट क्यों नहीं करती है। कई बार पूछा गया मेरे बच्चों, क्या दो समविभव सतह एक दूसरे को काट सकता है, ये वाला क्वेश्चन। इसका आप स्क्रीनशॉट चाहे तो इन सब का ले सकते हैं, देख लीजिए। तो आपसे कभी कभी पूछता है कि दो विद्युत बल रेखा कट क्यों नहीं करता है, समविभव सतह क्यों नहीं कट करता, कभी कभी मिला के पूछता है। तो ये 3 क्वेश्चन हुआ। ऐसे करके चौथे क्वेश्चन पे आता हूं। देखिए, सबका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। कह रहा विद्युत स्थितिकी में यानी स्थिर वैद्युतिकी में कूलम्ब के नियम को लिखें और उसका जो सीमा है, लिमिटेशन है कूलम्ब के नियम का, वो बताएं। ठीक, और अगला है मुक्त आकाश का परावैद्युतांक का मात्रक एवं विमाएं लिखे। वीडियो के बीच में ना इसके आंसर क्या होगा उससे रिलेटेड एक सलाह मांगूंगा, बताइएगा जरूर। सारे क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट लीजिएगा और मुझे एक बात जरूर बताइएगा कि इसमें कितने क्वेश्चंस का आंसर आपको पता था पहले से, मतलब आपको याद है। उससे मुझे लगेगा कि आप लोग कितने अच्छे से साल भर स्टडी किए हैं। अगला, आवेश का क्वांटमीकरण और संरक्षण से क्या समझते हैं। कभी कभी क्वांटमीकरण, कभी संरक्षण, कभी मिला के पूछता है, दोनों चीज, वो पूछने वाला पर निर्भर करता है। ठीक है, ओके। कूलॉम का नियम, सीमा वगैरह जानते हैं कि बिंदु आवेश होना चाहिए, सब होता है। छठा नंबर है विद्युत फलक से आप क्या समझते हैं, इसका एसआई मात्रक क्या है। विद्युत फलक बहुत इंपॉर्टेंट है, एसआई मात्रक। और एक चीज और, कभी कभी ना आवेश का तलीय घनत्व पूछता है। जो आवेश बटा क्षेत्रफल, चार्ज बटा एरिया होता है ना, चार्ज बाय एरिया, की एक एरिया में एक क्षेत्रफल में कितना आवेश है। लेकिन 3 तरह का घनत्व होता है, एक रेखीय, रैखिक, चार्ज बटा लंबाई। जब रड को चार्ज करेंगे तो वहां पे आवेश लंबाई पे रहेगा, तो चार्ज बटा लंबाई। ठीक है, जब सतह को चार्ज करेंगे तो चार्ज बटा एरिया, और कोई बॉडी वॉल्यूम, आयतन को चार्ज करेंगे तो चार्ज बाई वॉल्यूम, आयतन।
तो यहां मैंने तलिया दिया है, यहां मैंने रेखिया दिया है, देख लीजिए, और यहां मेरे बच्चों दिया है आप लोगों को आयतन घनत्व। तीनों में से कोई पूछ सकता है, कभी ऑब्जेक्टिव में पूछता है, कभी सब्जेक्टिव में। सबसे ज्यादा मेरे बच्चों ये तलीय घनत्व पूछता है आवेश का, ठीक है। चार्ज बटा एरिया, मात्रा क्या होगा चार्ज का, आवेश एरिया का मीटर स्क्वायर, तो चार्ज कूलम्ब मीटर स्क्वायर, ठीक। चार्ज का होता है ना कूलम्ब मीटर स्क्वायर, कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर। रेखीय आवेश का होगा चार्ज बटा लंबाई, तो चार्ज का कूलम्ब, लंबाई का मीटर, तो कूलम्ब पर मीटर हो जाएगा। वैसे ही आयतन घनत्व का मात्रक की अगर बात करूंगा, एस आई रूट का मात्रक का, तो चार्ज का हो गया कूलम्ब और आयतन का मीटर क्यूब, तो कूलम्ब पर मीटर क्यूब उसका आयतन होगा। वैसे ही आप देख लीजिएगा। अगला है स्थिर वैद्युत परिरक्षण, जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग बोलते हैं, वो क्या है, इसका एक उपयोग पूछा जा रहा है। और कह रहा है मशीनों में ना नुकीला क्यों नहीं छोड़ा जाता किसी चीज को, तो नुकीला छोड़ने से क्या होता है कि यहां से वैद्युत ना आवेश रिश्ता है मतलब डिस्चार्ज हो जाता है चीज को, या अगर बाहर ज्यादा आवेश रहेगा तो उसको खींच भी लेगा, तो इसीलिए नुकीला नहीं छोड़ता ना, तो तुरंत डिस्चार्ज हो जाएगा। चार्ज चीज रहेगा वो तुरंत डिस्चार्ज हो जाएगा, तो इसीलिए मेरे बच्चों नुकीला नुक क्यों नहीं छोड़ा जाता है वो कह रहा है, ठीक। अगला ये वाला फॉर्मूला प्रूव करने के लिए 2 नंबर में बहुत छोटे तरीके से प्रूव होता है, 2 नंबर में माइनस डीवी बाई डी आर, ठीक है। और क्वेश्चन में कह रहा है मेरे बच्चों एक न्यूमेरिकल है कि v का मान दे दिया है 3 + 2x, तो कह रहा है क्वेश्चन में कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, पोटेंशियल विभव का मान दिया है, तो 2 मीटर पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी ये पूछ रहा है, ठीक है। अगला मेरे बच्चों, व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, इसका एग्जांपल लिखे, वैद्युत द्विध्रुव क्या है, ठीक है। और मेरे बच्चों साथ साथ में करा इसका एस आई मात्रक डाइपोल मोमेंट, जैसे देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल उस सिस्टम को बोलते हैं, माइनस चार्ज और प्लस चार्ज के सिस्टम को डाइपोल बोलते हैं, और इसका डाइपोल मोमेंट यानी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, वो होता है चार्ज इंटू दूरी। तो आपसे पूछ रहा है कि द्विध्रुव क्या है और इसका आघूर्ण क्या है, दोनों चीज के बारे में बताएं। तो ये भी मेरे बच्चों दे दिया, ये डाइपोल का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज कैपेसिटेंस, यानी कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर, सी पढ़े होंगे, जिसको बोलता है धारिता। अब कह रहा है कि किन किन चीजों पर धारिता निर्भर करता है वो बताइए, और विद्युत ऊर्जा कितना होता है। तो किसी धारिता को या चालक को आवेशित करते हैं तो ऊर्जा का मान होता है हाफ CV का, तो फार्मूला लिखना है इसमें। और धारिता किस किस चीज पे निर्भर करता है, तो क्षेत्रफल पे, प्लेट के बीच के दूरी पे, प्लेटों के बीच माध्यम जो रखे हैं उस पे वो है। अगला है मेरे बच्चों डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ यानी परावैद्युत सामर्थ्य, चैप्टर 2 के सबसे लास्ट में यही टॉपिक पढ़ना है, मैंने पढ़ाया भी है आप लोगों को। सापेक्षिक परावैद्युतता, रिलेटिव परमिटिविटी पूछ रहा है, और कह रहा है कि जो सूखा हवा होता है ना उसका कितना होता है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। इसमें कई सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपको मिल जाएगा मेरे बच्चों क्वेश्चन, उसमें किसमें, तो ऑब्जेक्टिव में, और कुछ तो मिल जाएगा लॉन्ग आंसर में। जैसे लॉन्ग आंसर मैंने दिया तो उसमें दिया बताया कि गॉस का प्रमेय, गॉस थ्योरम क्या है उसको प्रूव करें। तो गॉस थ्योरम क्या है जब उसमें नहीं दिया तो यहां देवे के क्या जरूरी है, समझ रहे हैं मैं क्या बोला। तो अगर जितना ऑब्जेक्टिव दिया हूं, जितना लॉन्ग दिया हूं, जितना शॉर्ट दिया हूं, उतना कर लीजिए, एग्जाम में जाके काफी अच्छा स्कोर करेंगे। अगला, और उससे ज्यादा आप हो भी नहीं पाएंगे। ऑप्टिक्स में आ जाते, देखिए चैप्टर 1 2 मिला के टोटल 11 क्वेश्चन हो गया, ठीक है, यानी एक चैप्टर में लगभग 5 क्वेश्चन। तो हर एक चैप्टर से 5-5 क्वेश्चन आप लोगों को मैं दूंगा, हर एक चैप्टर से 5-5 क्वेश्चन। ऑप्टिक्स में आ जाता हूं, प्रकाशिकी में भी 2 चैप्टर है और 9-10। तो पहला क्वेश्चन है डिफाइन क्रिटिकल एंगल, क्रांतिक कोण का परिभाषित करें, इसके लिए शर्त लिखे, ठीक है। और क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक जो होता है म्यू, इसके बीच का फॉर्मूला को प्रूव करना, स्थापित करना है मेरे बच्चों। तो ये एक क्रांतिक कोण को बताएं, उसके कंडीशन को लिखें कि क्या होता है कंडीशन मेरे बच्चों, और साथ साथ में वो फॉर्मूला को प्रूव करें, ठीक है। दूसरा क्या है कि व्हाट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसको बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है, इसका भी 2 कंडीशन होता है, 2 शर्त होता है, वो पूछ रहा है। और तीसरा मेरे बच्चों प्रकाश के वर्ण विक्षेपण को समझावे और द्वितीयक इंद्रधनुष को समझाएं। वर्ण विक्षेपण समझते हैं ना, जो प्रिज्म से जब प्रकाश गुजरता है तो 7 भाग में टूट जाता है, और उसी के कारण इंद्रधनुष बनता है, प्राथमिक और द्वितीयक। तो द्वितीयक इंद्रधनुष के बारे में पूछ रहा है। इसमें हो सकता है कोई एक ही चीज पूछे या दोनों भी पूछ सकता है, डिपेंड करता है ये, ठीक। ये मेरे बच्चों हो गया 3 क्वेश्चन, इसमें सारे क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला क्या कह रहा है, और ये पीडीएफ हेमिंग है, हिंदी टेलीग्राम पे मैं भेज दूंगा, व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर लीजिएगा सेव करके। कह रहा है क्वेश्चन में कि आवर्धन क्षमता यानी मैग्नीफाइंग पावर और कोणीय आवर्धन से आप क्या समझते हैं, और आवर्धन क्षमता के बीच अंतर बताएं।
ये कि उससे क्या समझते हैं और उसके बीच अंतर बताएं। अगला है लेंस की क्षमता जिसको पावर बोलते हैं, उससे क्या समझते हैं। एक डायोप्टर की को परिभाषित करें, ये भी लेंस का क्षमता क्या है, एक डायोप्टर को परिभाषित करें। अच्छा एक चीज और इसमें है कि दो लेंस F1 F2 को इंग्लिश में लिख दिए, हिंदी में क्वेश्चन नहीं लिखा हुआ है। दो लेंस है जिसका फोकस दूरी F1 और F2 उसको संपर्क में रखे तो तुल्य का फोकल लेंथ कितना होगा, तो 1/f इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। यहां से सॉल्व कर लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे तो F इक्विवेलेंट का जो मान आएगा वो आ जाएगा F1 F2 डिवाइडेड बाई F1 प्लस F2। सॉल्व एलसीएम लेके पलटेंगे तो आ जाता है आंसर। तो इसी इंग्लिश में है कि दो लेंस को सटा के रखे तो कितना फोकल लेंथ होगा। अगला देख लिए, जो त्रिपार्श्व होता है प्रिज्म, उसमें न्यूनतम विचलन की स्थिति से क्या समझते हैं, आप लोगों को पता होगा कि प्रिज्म में जब आपतन कोण आई और एंगल ऑफ इमर्जेंट जो निकलने वाला कोण होता है वो दोनों बराबर होता है तो न्यूनतम विचलन होता है। और बर्न विक्षेपण जो क्षमता होता है प्रिज्म का, ठीक है, डिस्पर्सिव पावर, उससे क्या समझते हैं। ये सारे क्वेश्चन का मेरे बच्चों आंसर के लिए आपको मैं कह रहा हूं कि पहला तो मैं क्या सलाह मांग रहा हूं आप लोगों से, मुझे बताइएगा कि इसके आंसर का मैं वीडियो बना के बता दूं, क्योंकि वीडियो के लिए समय नहीं है और मुझे पास समय नहीं होता तो लेट लगेगा, ठीक। या मैं सब चैप्टर का पीडीएफ आपको दे दूं, ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा। पीडीएफ अगर दूंगा तो पीडीएफ कहां से मिलेगा, सारे बच्चे जान लीजिए। हालांकि मैं अनाउंस भी कर दूंगा कि पीडीएफ आ गया है एक वीडियो बना के, लेकिन फिर देखिए प्ले स्टोर से एक ऐप इंस्टॉल करिएगा जिसका नाम है एमिंग हाई, AIMING, एमिंग हाई। टेलीग्राम चैनल एमिंग हाई हिंदी के नाम है से है, ठीक है, ऐप है एमिंग हाई के नाम से। तो जब आप ऐप खोलेंगे तो उसमें स्टोर दिखेगा, स्टोर के अंदर यहां पे देखेंगे तो बैच दिखेगा, प्रारंभ बैच। ये फी देख के मत घबराइए, अंदर में सब फ्री रहेगा, अंदर में पूरा कोर्स डाल दिए। अभी और भी क्वेश्चन करवाता हूं, अंदर में पूरा कोर्स डाल दिए, ठीक। या अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है तो यहां तीन जो डॉट दिखेगा ना, जो तीन गो लाइन जो दिख रहा है ऐसे ऐसे ऐसे, इस पे क्लिक करिएगा। तो क्लिक करने के बाद ना यहां आपको स्टडी मटेरियल दिखेगा, इस स्टडी मटेरियल के अंदर जाके पूरा पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो। पीडीएफ दूंगा तो उसी में दे दूंगा, ठीक है। और हाँ, और पूरा कोर्स जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं कि पूरा हम कोर्स पढ़े, तो अंदर फी देख के घबराइए नहीं, फ्री रहेगा, ठीक है। तो इसको खोलिएगा तो ओवरव्यू के बगल में कंटेंट मिलेगा, कंटेंट के अंदर ना सब कुछ आपको फ्री मिलेगा, सब कुछ। तो वहां पे क्लास कर सकते हैं, ठीक है। तो सलाह मुझे बताइएगा कि वीडियो चाहिए या हर एक चैप्टर के शॉर्ट आंसर का पीडीएफ चाहिए। 24 घंटा के अंदर कम से कम तो 5-6 चैप्टर का तो पीडीएफ दे ही दूंगा, 4-5 चैप्टर का तो पीडीएफ दे ही दूंगा आंसर के साथ, सॉल्यूशन के साथ। जैसे एमसीक्यू वगैरह का दिया ना स्टडी मटेरियल में, सब चीज स्टडी मटेरियल के अंदर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अंदर भी डाउनलोड होता है, इसके अंदर भी कर सकते हैं। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन है मेरे बच्चों कि नेत्र की समंजन क्षमता से क्या समझते हैं। जो पढ़े होंगे पावर ऑफ एकोमोडेशन, अलग अलग दूरी के चीजों को फोकस करने के लिए आंख यूज करता है। और जो हमारा अगला है, व्हाट डू मीन बाय द, मेरे बच्चों ये देखिए परजेंस, ये आपको ठीक है, हाँ ये मेरे बच्चों ठीक है। अगला उसके बाद देखिए आगे पढ़ लीजिए, अगला है क्या, रेड सिग्नल आर यूज्ड एंड डेंजर सिग्नल, ठीक है। मेरे बच्चों थोड़ा सा मिस्टेक हो गया टाइपिंग में, लाल सिग्नल को हम लोग यूज्ड, रेड सिग्नल आर यूज्ड एज डेंजर सिग्नल, ठीक है, खतरा के रूप में युक्त करते हैं, क्यों। और वही मेरे बच्चों कहीं कहीं पूछता है भाई रेड रोज अपीयर ब्लैक, मेरे बच्चों ये 10th में पढ़े होंगे, प्रेजेंस ऑफ ब्लू लाइट, यानी ब्लू लाइट में लाल गुलाब मेरे बच्चों कह रहा है कैसा ब्लैक क्यों दिखता है। तो लाल रंग से क्वेश्चन पूछते रहता है कई सारा, कि कभी कभी पूछता है कि सूर्यास्त या सूर्योदय के समय लाल क्यों दिखता है सूर्य, कभी कभी पूछता है आकाश नीला क्यों दिखता है, इस तरह का क्वेश्चन पूछता है। कभी कभी और उस तरह का क्वेश्चन जो होता है ना, बर्न विक्षेपण से, स्कैटरिंग से, ये सब देखिए आ ही गया क्वेश्चन। देखिए सूर्यास्त के समय या सूर्यास्त के पूर्व जो सूर्य होता है वास्तविक स्थिति से ऊंचा क्यों दिखता है, अपवर्तन के कारण, वायुमंडल के अपवर्तन के कारण दिखता है। कह रहा सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य तथा क्षितिज लाल क्यों दिखाई पड़ता है, मैंने बोला। अगला देखिए प्रकाश के प्रकीर्णन से आप क्या समझते हैं, प्रकाश के प्रकीर्णन से आप क्या समझते हैं। एक सेकंड, यहां पे देखिए क्वेश्चन वही रिपीट हो गया। व्हाई डज स्काई अपीयर्स ब्लू, यहां लिख लीजिएगा आकाश हमें नीला क्यों दिखता है। इसके बाद प्रकाश के प्रकीर्णन से क्या समझते हैं, आकाश नीला क्यों दिखता है, सब पूछते रहता है का क्वेश्चन। आकाश नीला पूछ देगा, रेड सूर्य लाल क्यों दिखता है, मैंने बताया आप लोगों को। अगला प्रवर्तन एवं अपवर्तन दूरबीन में अंतर स्पष्ट करें। दो तरह का दूरबीन होता है, एक रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, एक रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। फिर कह रहा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अभिदृश्य का द्वारक जो छेद होता है वो बड़ा क्यों होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप में। तो ये टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप का क्वेश्चन है 11 नंबर। 12 नंबर मेरे बच्चों, जो व्यतिकरण इंटरफेरेंस
एवं विवर्तन के बीच विभेद करें, अंतर बताएं, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन के बीच। फिर कह रहा स्थायी व्यतिकरण फ्रिंज प्राप्त करने हेतु दो संबंध कला संबंध क्यों होना चाहिए, दो स्रोत, यानी कि कोहेरेंट क्यों होना चाहिए, पूछ रहा है कि दोनों कोहेरेंट क्यों होना चाहिए, ये पूछ रहा है। तो ये क्वेश्चंस को ना लिख कॉपी में लिख लीजिए और बताइएगा कितने का आंसर आपको पता था, ठीक है। यंग के प्रयोग में प्राप्त व्यतिकरण फ्रिंजे की चौड़ाई का व्यंजक लिखे। फिर कह रहा है यदि यंग के प्रयोग को सफेद रंग के साथ किया जाए तो क्या होगा, यानी जो हम लोग रंग रखते हैं उसके जगह पर व्हाइट रंग रखेंगे तो क्या होगा। तो ये बहुत सारा क्वेश्चन है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इन सारे क्वेश्चंस को ना बढ़िया से मेरे बच्चों करिएगा और बताइएगा कि कितना आंसर आपको इसके बारे में पता था पहले से। कुछ क्वेश्चन और है, प्रकाश के ध्रुवन से पोलराइजेशन से आप क्या समझते हैं, और कह रहा है कि पोलरॉइड क्या है, इसके उपयोग के लिखे, पोलराइजेशन सही है। कभी कभी हो सकता है ये पूछे कि पोलरॉइड क्या है, इसके उपयोग के लिखे। कभी पूछ सकता है ध्रुवन, तो ये ठीक क्वेश्चन है, अलग नहीं है, जब पोलराइजेशन पढ़ते हैं दोनों एक ही चीज है। अगला ब्रूस्टर का ध्रुवन का नियम बताएं और मैलस का नियम बताएं। ध्रुवन में दो लॉ पढ़ना है, एक ब्रूस्टर लॉ और एक पढ़ना है मेरे बच्चों मैलस का लॉ। देखिए ब्रिस्टर लॉ एक पढ़ना होता है, मैलस लॉ दो को पढ़ना होता है, तो दोनों एक ही नियम है, दोनों में से दोनों पूछ सकता है, एक पूछ सकता है, ठीक है बच्चों। तो ये कुछ चीजें हुई आपके लिए दो चैप्टर का एमसी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो भी आई है, मोस्ट भी आई, बहुत ज्यादा चांस है एग्जाम में लड़ने का। लेकिन हाँ एक बात मैं कहूंगा, इन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से बताइए, बनाइएगा और आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में कि आंसर इन लोगों का चाहिए पीडीएफ फॉर्मेट में, सिर्फ इसका नहीं, चैप्टर भी तो 4 ही चैप्टर दिया ना आपको, तो पीडीएफ जब दूंगा तो सारे चैप्टर का दे दूंगा, 4 मतलब 1 2 3 4 सब में से 5-5 6-6 क्वेश्चन दूंगा, ऐसे करके टोटल 15 चैप्टर है। तो मान के चलिए 60 से 70 क्वेश्चन टोटल होगा, ऐसे करके आंसर के साथ, क्वेश्चन के साथ सब आपको मिल जाएगा। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आपके लिए सलाह क्या है कि प्लीज एग्जाम के पहले ना शॉर्ट आंसर क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन का पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा, प्लीज पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आपसे रिक्वेस्ट है, बड़ा भाई हूं और आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मान के चलिए कि हाथ जोड़ रहा हूं, लेकिन पूरा आप सॉल्व जरूर कर लीजिएगा एग्जाम में अच्छा नंबर लाने के लिए। ओके बच्चों, शेयर करिएगा, एमिंग हाई हिंदी टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाएगा और प्लीज इस वीडियो को ना अपने स्टेटस में जरूर लगा दीजिएगा, क्योंकि देखिए आप लोग का व्यू जब कस के आएगा ना आप लोगों से मेरे बच्चों, तभी मैं आगे वीडियो बना पाऊंगा। यही सबसे बड़ी चीज है, आगे वीडियो तभी बना पाता हूं जब आप लोगों से सपोर्ट मिलता है, आप लोगों की ओर से सपोर्ट मिलता है तो मैं आगे पीडीएफ दे पाऊंगा। इतना सारा चीज दे रहा हूं, फ्री कंटेंट दे रहा हूं, कुछ भी एक भी रुपया एक नया भी चार्ज नहीं करता हूं मैं, सब कुछ पूरा 15 चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव दे दिया। कई सारे लोग उसके लिए मेरे बच्चों चार्ज रखते हैं, बट मैं देता हूं क्योंकि मुझे आप लोगों से लगाव है। जो पैसे में देते हैं वो बुरा नहीं करते, उनका भी फैमिली है, मेरा भी फैमिली है, मैं सक्षम हूं अभी देने लायक, देता हूं। जिस दिन सक्षम नहीं रहूंगा उस दिन देखूंगा फिर क्या कर सकता हूं, ठीक है। तो बस मन लगा के पढ़िए, दिल लगा के पढ़िए, फैमिली को, स्थिति को संभालिए और याद रखिएगा वो आप ही इंसान हैं जो अपने परिवार के, अपने फैमिली के स्थिति को बदल सकते हैं। और याद रखिएगा शीशम के लकड़ी के जैसा नहीं है कोई लक्कड़ में, और एस मनीषर के चेला के जैसा नहीं है कोई टक्कर में। जय हिंद, वंदे मातरम। ये इतने क्वेश्चन में कितने का आंसर आपको पहले से पता था वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।